Hello students, I Ankita Tandon welcoming you all to my YouTube channel Easy Peasy Commerce। स्टूडेंट ये कॉस्ट अकाउंटिंग डिवीजन सीरीज़ का पार्ट 3 है जिसमें हम यूनिट 2 जो मटेरियल कॉस्टिंग की यूनिट थी उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ऑफ मटेरियल कंट्रोल और वी कैन से इन्वेंट्री कंट्रोल। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में जो रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 2 था उसमें हमने मटेरियल कॉस्टिंग की टेक्निक्स रिवाइज़ की थी, जिसमें हमने फीफो मेथड, लीफो मेथड, हीफो मेथड, बेस स्टॉक मेथड इन सब के बारे में पढ़ा था, साथ में इनका न्यूमेरिकल करने का फॉर्मेट भी समझा था। और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था जिसमें आपको आंसर्स कमेंट सेक्शन में देने थे। सो स्टूडेंट्स इस यूनिट में हम मटेरियल कंट्रोल डिस्कस करने वाले हैं, उसकी टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चन आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक दैट इज़ ऑफ EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मे बी इससे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे, और हो सकता है इसका एक न्यूमेरिकल भी आए। हम 1 बाय 1 सब कुछ कवर करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको इस टर्म को समझना पड़ेगा कि मटेरियल कंट्रोल का क्या मतलब है। मटेरियल कंट्रोल में हम बेसिकली देखेंगे कि जो मटेरियल हम लेकर आए हैं अपने फैक्ट्री तक, उसका हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है, या फिर हमें कितना मटेरियल मंगाना है, कैसा मटेरियल मंगाना है, किस कॉस्ट पे मटेरियल को मंगाना है, हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री या मटेरियल क्या होता है। ये तो हमने लास्ट यूनिट में भी डिस्कस किया था, लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था कि इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री में वो सारे फिजिकल स्टॉक ऑफ गुड्स आते हैं जो कि एक मैन्युफैक्चरर हेल्ड करता है और यूज़ करता है उसको एज अ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। सो इन्वेंट्री जो है बेसिकली स्टॉक ऑफ गुड्स के लिए यूज़ होता है, बट हम बात करें अगर वाइडर टर्म में तो इसके अंदर सारे रिसोर्सेज कवर किए जाते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले पढ़ते जाइए क्या लिखा है कि मटेरियल कंट्रोल इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। कंट्रोलिंग फंक्शन हमने पढ़ा था ना, मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि कंट्रोलिंग फंक्शन में हम ये चेक करते हैं कि जो हमने एस्टिमेट किया था आउटपुट, क्या वो एक्चुअल आउटपुट उतना तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। सो मटेरियल कंट्रोल क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ये मैनेज करने की कि हमें कितना सामान खरीदना है, ख़रीदने के बाद हमको उसे कितना एज अ स्टॉक रखना है अपने वेयर हाउस में स्टोर करके, फिर हमें उसको कितना कंज्यूम करना है, मींस कितना डिमांड है, हम उस अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमने जो सामान मंगाया है वो राइट क्वालिटी का भी होना चाहिए। ऐसा हमें, क्योंकि बिज़नेस एथिक्स और हमारे कॉस्ट कंट्रोल के बीच में रिलेशन जब हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर बना के तैयार कर रहा है मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ कस्टमर के बिहाफ में बनाना है उसको और कस्टमर के बेनिफिट के लिए बनाना है। सो ऐसा भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना जिससे कस्टमर सेटिस्फाई भी ना हो और या फिर उसकी लाइफ के लिए वो हैज़ार्डस हो। तो ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर को तैयार हमें करके नहीं देना है। सो हमें क्वालिटी भी राइट रखनी है और क्वांटिटी भी राइट रखनी है, और साथ में उसको राइट टाइम पे हमें प्रोडक्ट को सप्लाई करके देना है। एक वर्ड है लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब होता है कि कितना टाइम आपका कस्टमर लगा रहा है एक प्रोडक्ट को, मतलब लीड टाइम इज़ द टाइमिंग या डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर एंड सप्लाई द फाइनल गुड टू द कस्टमर। मीन्स कितना टाइम आपको ऑर्डर मिलने से ऑर्डर को कंप्लीट करने में लग रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपका कस्टमर कब सेटिस्फाई ज़्यादा होगा, जब आपका लीड टाइम ज़्यादा होगा या लीड टाइम कम होगा। ऑब्वियसली लीड टाइम कम होगा। जितनी जल्दी आप कस्टमर को उसका ऑर्डर पहुंचाएंगे उतना ज़्यादा वो सेटिस्फाई होगा। सो ये पार्ट भी मटेरियल कंट्रोल टेक्निक के अंदर ही आता है कि हम कितने टाइम में अपने कस्टमर का ऑर्डर फुलफ़िल कर रहे हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि मटेरियल क्या है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का एक पार्ट है। 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल में भी डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, ये हमने डिस्कस कर चुका है पहले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई मटेरियल कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन करना क्यों ज़रूरी है या इससे हमें क्या एडवांटेज होने वाला है। सो ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहला ऑब्जेक्टिव है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। अगर हम अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपर कंट्रोल कर रहे हैं, हम प्रॉपर रिकॉर्ड करके चल रहे हैं कि हमारे गोडाउन में कितना सामान रखा हुआ है या हमारे वेयर हाउस में कितना सामान रखा हुआ है, और एज़ पर द डिमांड अगर हम
उसको कंटिन्यूसली यूज़ भी कर रहे हैं और हम अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अभी कितना बचा है, इस डेट पर कितना सामान रखा हुआ है या इस डेट पर हमें इस सामान की नीड है, तो अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड बना के चल रहे हैं सो हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। चाहे हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाए, चाहे डिमांड कम आए, हमारा प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ है, टू इंश्योर द कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स सो दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस में गो स्मूथली। आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस का स्मूथली चलती रहेगी। नेक्स्ट इज़ अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज। अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज में ये है कि जब आप अपने मटेरियल को प्रॉपर सही क्वांटिटी में सही क्वालिटी का मटेरियल बनवाओगे या फिर अपने लेबर को सही गाइड करोगे कि उसे कैसे यूज़ करना है रिसोर्सेज को, सो देयर विल बी अ लेस रिस्क ऑफ अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज। मीन्स मिनिमाइज होगा आपका रिस्क जो कि लीकेज की वजह से होता, अगर थेफ्ट की वजह से होता। तो अगर आप प्रॉपर कंट्रोल करके चलोगे तो ये सारे रिस्क के चांसेस कम हैं। नेक्स्ट है बेटर सर्विस टू कस्टमर्स। अगर आपका कॉस्ट कंट्रोल पर ध्यान है, फोकस है, तो आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई रहेगा क्योंकि आप यहाँ पर प्रोडक्ट उसकी नीड के अकॉर्डिंग पहुँचाओगे और सही टाइम तक उसको पहुँचा दोगे, तो आपका कस्टमर क्या रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा और वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा लॉयल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स की। सो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला है ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट। एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी अगर इंडस्ट्री सेटअप हुई है तो किस ऑब्जेक्टिव से हुई है कि उसे प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑब्जेक्टिव। वहीं लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो सर्वाइवल और ग्रोथ होता है। सो ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एक फर्म अपना प्रोडक्ट बनाती है तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का होता है, लेकिन अगर उसको कंटिन्यूस प्रॉफिट कमाना है तो उसको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, उसको सामान अपना फुल करके रखना पड़ेगा अपनी फैक्ट्री में, इन्वेंट्री की लेवल को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है मिनिमम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जो कि हम ईओक्यू के कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि क्या होता है ये ईओक्यू, दैट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितना हमें सामान मंगाना है, कितना उसको कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट क्या रखनी है, ये सब चेक करेंगे। और ऑप्टिमम स्टॉक टर्नओवर में ये पढ़ेंगे कि हम एफर्ट्स लगाते रहेंगे, एक मैन्युफैक्चरर को एफर्ट्स लगाते रहने चाहिए ताकि उसकी फैक्ट्री में एक ऑप्टिमम रेशो हमेशा एग्जिस्ट करे। जो भी रेशो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एक ऑप्टिमम पोजीशन पे रहे ताकि जो भी उसकी डिमांड आए प्रोडक्ट की वो उसको सप्लाई उस टाइम पे कर सके जो प्रोडक्ट मांगा जा रहा है कस्टमर के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने मीनिंग कर लिया है, ऑब्जेक्टिव्स कर लिए हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, जहाँ से आपको क्वेश्चन भी आने वाला है, मे बी इट वॉज ऑफ न्यूमेरिकल और theoretical question may be come. So in this topic that is of methods of inventory control, आपको यहाँ पे लिस्ट करने हैं वो सारे मेथड्स जो कि आप इन्वेंट्री, अभी तो हमने पढ़ लिया ना कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्यों करते हैं, बट हमें बेसिकली अब पढ़ना है कि मेथड्स कौन कौन से हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के। सो ये पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से मेथड्स हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के। पहला मेथड जो आपको दिख रहा है दैट इज़ ऑफ ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा बताया जाता है कि आपको कितनी क्वांटिटी मंगानी है पर्टिकुलर ऑर्डर की या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जिससे आपकी टोटल कॉस्ट भी मिनिमम रहे और आपका बैलेंस बना रहे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट में। अभी डिटेल में हम 1 बाय 1 सबको कवर करने वाले हैं। सेकेंड बात करते हैं सिलेक्टिव कंट्रोल टेक्निक्स की। सो सिलेक्टिव कंट्रोल टेक्निक्स में क्या है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी या नेचर ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सामान को मंगाना है या सामान को होल्ड ऑन करके रखना है या सामान की केयर करनी है। जैसे कि ABC एनालिसिस में ABC का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, मीन्स सामान का हमेशा बेटर कंट्रोल करके रखना है। यहाँ पे गुड्स के नेचर के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई करा जाता है अंडर कैटेगरी A, B और C में, पढ़ेंगे अभी। FSN में हम उनकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। HML में हम उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग मीन्स प्राइस के बेसिस पे करते हैं और VED में हम उनके नेचर के बेसिस पे करते हैं। बात करते हैं थर्ड की, दैट इज़ ऑफ कंट्रोल रेशियोज़। जब हम कंट्रोल रेशियोज़ पढ़ेंगे तो जो हमने अभी पढ़ा ना कि ऑप्टिमम रेशियो रखना है, तो कौन कौन से रेशियोज़ को हमें कंसिडर करना है, दैट इज़ ऑफ इनपुट आउटपुट रेशियो भी होगा इसमें, आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी पढ़ोगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी पढ़ोगे, एवरेज इन्वेंट्री का कंसेप्ट भी पढ़ोगे। सो ये सब कवर करना है। लास्ट इज़ लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री तो और इम्पॉर्टेंट है कि कितना लेवल ऑफ
स्टॉक आपको मेंटेन करना है अपने वेयर हाउस में, किस लेवल पे आपको सामान को रीऑर्डर करना है, या किस लेवल को आप इमरजेंसी या डेंजर लेवल का होगे। सो ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है हमारी बजटरी टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक? बजटरी टेक्निक। बजटरी टेक्निक में क्या होता है कि आपको पहले तो पता होना चाहिए कि बजट्स क्या है। बजट क्या होता है? बजट होता है जहाँ पर हम एनुअल स्टेटमेंट की बात करते हैं हमारे एक्सपेंसेस के और हमारी इनकम्स की, राइट। हमारे खर्चे और हमारी होने वाली इनकम जो एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस का जो आप स्टेटमेंट बना के चलते हो कि इस साल में हमें इतना खर्चा आ जाएगा, इन चीज़ों में हम इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, सो यहाँ से हमें ये इनकम आने की चांसेस हैं, और इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा जाने वाला है ये सब हमारे खर्चे होने वाले हैं। सो बजटरी टेक्निक कैसे काम आने वाली है प्रोडक्ट के कंट्रोल में या इन्वेंट्री कंट्रोल में? जब आप प्रॉपर बजट बना के चलोगे। प्रॉपर बजट बना के चलोगे मतलब कौन सा बजट बनाओगे? बेसिकली यहाँ पर बनाया जाता है परचेज बजट। कौन सा बजट बनाते हैं? परचेज बजट बनाया जाता है, जो क्या गाइड करता है कि कितनी क्वांटिटी में या कितनी वैल्यू का गुड खरीदा जाना है। सेल्स बजट हमें ये इंस्ट्रक्ट करता है कि हम कितनी एस्टिमेटेड लेके चल रहे हैं कि इस साल हमारी सेल्स होने वाली है। सो बेसिकली बजटरी टेक्निक्स जो हैं जिसमें हम लिमिट सेट करते हैं, मैक्सिमम क्राइटेरिया सेट करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक के इन्वेस्टमेंट में कि कितना सामान हमको लाना है जिससे हमारी सेल्स इतनी हो जाए, या कितनी डिमांड के अकॉर्डिंग हमें कितना प्रोडक्शन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ जो कि है सिलेक्टिव कंट्रोल टेक्निक, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ABC एनालिसिस। कौन सा टेक्निक पढ़ेंगे हम लोग? ABC एनालिसिस, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। मीन्स जिन सभी गुड्स को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है उनको बहुत ध्यान से प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि अगर वो ख़राब हो गए तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हैं। बेसिकली 3 कैटेगरीज में यहाँ पे गुड्स बांटी जाती हैं, A कैटेगरी, B कैटेगरी एंड C कैटेगरी में। A कैटेगरी में हम 20% आइटम्स लेते हैं और 80% उनकी वैल्यू को काउंट करते हैं। A कैटेगरी के जो आइटम्स हैं बहुत ही क्रिटिकल कैटेगरी मानी जाती है और इसमें क्लोज मॉनिटरिंग एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब होने की इनके चांसेस होते हैं। वहीं B कैटेगरी में 30% ऑफ आइटम्स काउंट होते हैं। ये मॉडरेटली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनको थोड़ी कम मॉनिटरिंग में भी इनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इनके जल्दी ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। वही हम बात करते हैं C कैटेगरी की। यहाँ पर हमारे 50% ऑफ आइटम्स काउंट होते हैं और ये लीस्ट क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि इनके ख़राब होने के चांसेस इतने जल्दी नहीं होते, कम होते हैं। इनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं और इसमें मिनिमल मॉनिटरिंग और कंट्रोल की ज़रूरत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो सकता है इसका क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में भी पूछा जाए कि ABC क्या होता है, या VED, FSN, HML, कौन इन टेक्निक्स के बारे में समझाइए, तो आप एक एग्जाम्पल भी तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं FSN टेक्निक। FSN टेक्निक में होता है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आर्टिकल्स। बेसिकली हम यहाँ पर ये देखते हैं उनकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, सेल्स वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम इन्वेंट्री को क्लासीफाई करते हैं। हम F मतलब फास्ट मूविंग कैटेगरी में उन प्रोडक्ट्स को डालते हैं जो कि जल्दी क्विकली सेल हो जाएं और जिनसे हाई रेवेन्यू जनरेट हो। वहीं S मूविंग में, हम स्लो मूविंग में हम उन सारे आइटम्स को डालते हैं जिन्हें हम धीरे मतलब थोड़े टाइम बाद सेल भी कर सकते हैं और जिनसे ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। नॉन मूविंग में जो कि सेल नहीं होते हैं और जिनसे चांसेस हैं कि डिस्काउंट एंड राइट ऑफ हमें उन्हें करना पड़ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ ऑफ VED एनालिसिस। VED एनालिसिस में हम गुड्स को मतलब इन्वेंट्री को कैटेगराइज करते हैं उनकी क्रिटिकलिटी के बेसिस पर। V मीन्स वाइटल, E मीन्स असेंशियल एंड D मीन्स डिज़ायरेबल। यहाँ पे हम गुड्स को जो कि क्रिटिकल हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं फ्रॉम द फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, हम उसको कैटेगराइज करते हैं। V में हम वाइटल गुड्स डालते हैं, उन सारे गुड्स को डालते हैं जो कि बहुत ही वाइटल हैं या जिनके बिना प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगी। जैसे कि मशीन्स हुई, मशीन्स क्या हो जाएंगी? वाइटल में काउंट हो जाएंगी ना, क्योंकि इनके बिना तो हमारा प्रोडक्शन ही रुक जाएगा। वहीं हम E कैटेगरी में, दैट इज़ एसेंशियल कैटेगरी में डालेंगे, जो कि वो गुड्स होंगे जो कि एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम को इन्हांस करते हैं। इनके बिना काम चल जाएगा, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी अगर नहीं होगी तो हमारा टेम्पररी लॉस हो सकता है। मान के चलो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, अभी न्यू मशीन आई है तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस मशीन के रिपेयर या लुब्रिकेटिंग ऑयल्स वगैरह डालने की, लेकिन हाँ
कुछ टाइम बाद इसके थ्रू हमारा प्रोडक्शन रुकने के चांसेस हैं अगर हमने इनको यूज़ नहीं किया। डिज़ायरेबल गुड्स में वो सभी कैटेगरी आते हैं जो बहुत ज़्यादा वाइटल नहीं है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, लेकिन हाँ उनकी अवेलेबिलिटी तो ज़रूरी है। जैसे कि एक सुपरवाइज़र नहीं होगा मशीन का तो सुपरवाइज़ कैसे करा जाएगा मशीन को। इनकी अवेलेबिलिटी ज़रूरी है क्योंकि इमीडिएटली इनकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती, लेकिन हाँ कुछ टाइम बाद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर ये अवेलेबल नहीं होंगे तो दैट विल कॉज अ लॉस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं HML एनालिसिस की। HML में हम वैल्यू के बेसिस पे गुड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। H इज़ फॉर हाई, M इज़ फॉर मीडियम एंड L इज़ फॉर लो। यहाँ पर हम उनकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं। हाई में हाई कॉस्टली आइटम्स डालते हैं, जो कि अगर एक फर्म है तीनों कैटेगरी ऑफ गुड्स बना रहा है तो कुछ गुड्स उसके हाई प्राइस्ड होंगे तो वो हाई क्वालिटी में उसे हाई कैटेगरी में डालेगा। M इज़ फॉर मीडियम एंड L इज़ फॉर लो, दैट इज़ ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव आइटम्स, जो कि बहुत ही लीस्ट एक्सपेंसिव है, जो हो सकता है अगर बिके तो ठीक और नहीं बिके तो उनके ना सेल होने पे बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और कैटेगरी है दैट इज़ ऑफ SDE एनालिसिस। SDE एनालिसिस में S में हम वो सारे गुड्स डालते हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट सप्लाई में अवेलेबल हैं, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, वो स्कैर्स में आते हैं। D इज़ फॉर डिफ़िकल्ट में हम वो सारे आइटम्स डालते हैं जो कि अवेलेबल हैं लेकिन ईज़िली नहीं मिलते हैं इतना, और हम E कैटेगरी में वो सारे डालते हैं जो कि रीडली अवेलेबल है, मीन्स ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपको? ये सारी टेक्निक्स थी सिलेक्टिव इन्वेंट्री टेक्निक्स, जिसमें हमने ABC एनालिसिस पढ़ा, हमने HML एनालिसिस पढ़ा, हमने FSN एनालिसिस पढ़ा, हमने SDE एनालिसिस पढ़ा और एक VED एनालिसिस पढ़ा। हो सकता है इन पांचों पॉइंट से आपसे एक शॉर्ट नोट में कोई भी एक टेक्निक पूछी जाए, सो प्रिपेयर इट, एटलीस्ट फुल फॉर्म्स याद करके जाइए, एक्सप्लेनेशन नाम से क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक की, जो कि है हमारी EOQ टेक्निक। ठीक है, कौन सी टेक्निक? EOQ, जिसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब नाम से समझो पहले आप लोग इसका मीनिंग, कि ऑर्डर की वो क्वांटिटी हमें मंगानी है या वो क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी है जो हमें इकोनॉमी पड़े, जिसमें जो हमें सस्ता पड़े। इकोनॉमिक वर्ड को हम पैसे से ही कंपेयर करते हैं ना, सो जो ऑर्डर हमें सस्ता पड़े उस क्वांटिटी को जब हम मंगाते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये जो कंसेप्ट था किसने दिया था? FN हैरिस ने दिया था ये कंसेप्ट। ठीक है, एक सेकेंड, ये कंसेप्ट था FN हैरिस ने इस कंसेप्ट को दिया था। EOQ क्या है? EOQ वो साइज़ है परचेज ऑर्डर का जिससे हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो जाए। क्या हो जाए? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी मिनिमम हो जाए। उसके साथ ही EOQ को एक आइडल या ऑप्टिमल साइज़ ऑफ ऑर्डर्स भी बोलते हैं, जो कि आप कंसिडर करते हो जहाँ पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों कवर हो जाए और दोनों आपको मिनिमम पड़े, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी और कैरिंग कॉस्ट भी, क्योंकि दोनों मिलाकर ही क्या बनता है? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। जब ये दोनों ही मिनिमम हो जाएंगी सो आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अपने आप ही मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। हम कैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करेंगे? हम इकोनॉमी शो करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में। हम सामान, देखिए स्टूडेंट्स, जब आप सामान कम क्वांटिटी में लाते हैं तो आपको, जैसे मान के चलिए एक रजिस्टर आप लेके आए हैं, तो रजिस्टर एक आपको, सपोज प्राइस है रजिस्टर की 90 रुपीज़, तो 90 का पड़ेगा। वहीं आप होलसेल वाली शॉप से अगर वही प्रोडक्ट आप मान के चलिए 10 to 12 रजिस्टर ख़रीद कर लाए हैं, अभी सेशन स्टार्ट हुआ है तो आप ख़रीद कर लाए हैं क्योंकि साल भर आपको यूज़ आ जाएंगे वो सारे रजिस्टर्स, तो क्या वो आपको 90 का ही देगा एक रजिस्टर? नहीं, वो आपको हो सकता है 80 या 70 का लगा दे पर रजिस्टर, क्योंकि आपने सामान लॉट्स में ख़रीद लिया है। इस कंसेप्ट को ही बोलते हैं हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, जहाँ पे गुड्स आप जब लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदते हो तो आपको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ जाती है। सेम विद द प्रोडक्शन एज वेल। प्रोडक्शन में भी जब सामान हम ज़्यादा क्वांटिटी में या तो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए मंगाते हैं, अब एक ट्रक है, वो ट्रक मैक्सिमम 100 यूनिट्स किसी पर प्रोडक्ट की लोड कर सकता है, बट अगर हमने प्रोडक्ट की 50 ही मंगाई है, 50% ही ट्रक फुल हुआ है, 50% वैकेंट आ रहा है, तो क्या पर यूनिट कॉस्ट कम
पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो यहाँ पर कॉस्ट चार्ज करेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग, ना कि यूनिट्स लोडेड इन दैट पर्टिकुलर ट्रक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझना चाहिए कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट क्या कहता है। अब हम आगे फॉर्मूला डिस्कस करते हैं इसका। ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूला क्या है, 2ds/h का स्क्वायर रूट। सो इसमें d क्या है, d इज़ फॉर डिमांड। d में क्या है, डिमांड इन यूनिट्स, जितनी प्रोडक्ट्स की डिमांड आ रही है बेसिकली आपको यूनिट्स में दी गई होगी, क्योंकि डिमांड्स यूनिट्स में ही मेज़र होती है। s इज़ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि आपको पर परचेज ऑर्डर कितना पड़ रहा है, एक कॉस्ट का, एक यूनिट को मंगाने का क्या कॉस्ट पड़ रही है। देन है h फॉर होल्डिंग कॉस्ट, कि आप उसको होल्ड करके जब रख रहे हो इन्वेंट्री को वेयर हाउस में, तो आपको कितना कॉस्ट पड़ रहा है। हम अभी इसका क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा वेयर हाउस का क्या कॉस्ट पड़ रहा है, तो वो होता है उसका होल्डिंग कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्या है, 2ds/h। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द EOQ, दैट इज़ ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको निकालनी है। सो एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड इन ईयर, तो वो भी हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले समझो क्या बोला है कि एनुअल कंजप्शन कितना है, 4000 यूनिट्स है। इसका मतलब डी कितना है, 4000 है। इतना तो समझ में आ गया। बाइंग कॉस्ट मीन्स खरीदने की कॉस्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। पर ऑर्डर आपको दिए, क्योंकि हमें पर ऑर्डर ही तो लिखना होता है, सो वो हम एस से डिनोट कर देते हैं, जो कि दी गई है हमें 60 रुपीज़ पर ऑर्डर दी गई है। और प्राइस पर यूनिट 10 रुपये। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, जिसको हम होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं, वो आपको बोला गया है 3 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, 3 रुपीज़ पर यूनिट। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे 2ds/h, तो देखते हैं क्या आता है। जब आप वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट करोगे तो d की जगह आप क्या पुट करोगे, d में आप पुट करोगे 4000, s इज़ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज़ ऑफ 60, और h इज़ फॉर होल्डिंग कॉस्ट दैट इज़ ऑफ ₹3। आप जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपको 161234 मीन्स आपका यहाँ पर 1,60,000 अंडर रूट में आएगा। देन जब आप अंडर रूट खोलोगे तो ये बन जाएगा 400। इसका मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, मीन्स कितने ऑर्डर आप कितना क्वांटिटी आपको ऑर्डर करना है, 400 यूनिट्स। जब आप 400 यूनिट्स ऑर्डर करोगे, उस जगह पे आपका बाइंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर हो जाएगा, जिससे आपकी बाइंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा, जिससे आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी मिनिमम आएगी। हम एक बार सॉल्यूशन में गो थ्रू कर लेते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में इन्होंने भी आर कंसिडर, ये लोग आर ले रहे हैं, डी को। वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। C0 को ये लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट ले रहे हैं और C को कैरिंग कॉस्ट ले रहे हैं, जिसे हम होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। सो उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। अगर हम 2ds/h वाले में सेम आंसर आ रहा है 400 यूनिट्स। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, कि कितने ऑर्डर करे जा सकते हैं गुड्स साल भर में। जब आप एक बार में 400 यूनिट्स मंगाओगे और आपको डिमांड 4000 यूनिट्स की है, तो आप कितने ऑर्डर करोगे, 10 ऑर्डर करोगे ना। मीन्स डिमांड अपॉन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ योर ऑर्डर नंबर, कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितना मंगाया जा सकता है इन अ ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, इजी सा क्वेश्चन है। इसमें भी आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, ये आपको डिमांड दी गई है, यूनिट कॉस्ट 6 रुपये और कैरिंग कॉस्ट 25% पर एनम। आपको ये करेंगे आप और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देंगे। बढ़ते हैं आगे। अब जो नेक्स्ट मेथड है इन्वेंट्री कंट्रोल का, वो है लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। जो लेवल्स हमें डिफ़ाइन करेंगी कि हमें कितना मैक्सिमम स्टोरेज रखना है या कितना मिनिमम, या किस लेवल पे हमें ऑर्डर को रीऑर्डर कर देना है। सो ये पढ़ते चलते हैं। इस पिक्चर में आपको क्लियर हो रहा होगा, लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री लेवल्स मींस आर द डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ स्टॉक
मेंटेन्ड इन अ बिजनेस टू इंश्योर स्मूथ एंड इकोनॉमिकल ऑपरेशंस। मैक्सिमम लेवल में क्या होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो एक फर्म को मंगानी है या अलाउड होती है कि मैक्सिमम मान के चलिए 100 यूनिट्स आपकी गोडाउन में आ सकती हैं, तो ये हो गई आपकी मैक्सिमम लेवल। इट इज़ फिक्स्ड टू इंश्योर दैट स्टॉक इज़ अवेलेबल एंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज़। नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज़ ऑफ री ऑर्डर लेवल, मीन्स जिस लेवल पे आपको सामान को ऑर्डर कर देना है। मान के चलिए जब हमारे फैक्ट्री में 60 यूनिट्स बचती है तब हम री ऑर्डर कर देते हैं, मीन्स वो लेवल नाम ही है री ऑर्डर, फिर से ऑर्डर करना। द लेवल एट विच अ न्यू ऑर्डर इज़ प्लेस्ड टू रिप्लेनिश द इन्वेंट्री। मिनिमम लेवल क्या होती है, द लोएस्ट, मान के चलिए 20 ही बचे हैं, 20 यूनिट्स ही बचे हैं, क्योंकि अब डिमांड अगर 40 की आती है या 30 यूनिट्स की आती है तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। उस लेवल को बोलते हैं मिनिमम लेवल। द लोएस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री दैट इज़ कंसिडर्ड एडिक्वेट, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग स्टॉक आउट। डेंजर लेवल है कि जो मिनिमम लेवल से भी कम है, मान के चलिए 10 यूनिट्स, अभी डिमांड आ गई है 20 यूनिट्स की, तो हम नहीं फुलफ़िल कर पाएंगे। द लेवल बिलो मिनिमम लेवल, इट इंडिकेट्स द सिचुएशन ऑफ स्टॉक आउट या इमरजेंसी। और एवरेज लेवल होगी द एवरेज क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री होल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये एवरेज इन्वेंट्री कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम जितना आप रख सकते हो। रीऑर्डर, जिस लेवल पे आपको वापस से सामान मंगाना पड़ेगा। मिनिमम लेवल, कम से कम लेवल जहाँ पर गुड्स को हमें, दो गुड सफिशेंट हैं लेकिन स्टॉक आउट होने की सिचुएशन में पहुंच गए हैं। डेंजर लेवल में ये है कि डिमांड उतनी है जितनी हम कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। और एवरेज लेवल में जहाँ पे एवरेज क्वांटिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। एक बार हम सारे फॉर्मूले से भी गो थ्रू कर लेते हैं। ये सारे फॉर्मूलेज़ हैं, जैसे कि रीऑर्डर लेवल का है मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, या फिर सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम। मिनिमम स्टॉक लेवल का है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। आपको ये सारे फॉर्मूलेज एक बार गो थ्रू करने पड़ेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस टॉपिक से। सो ये एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने फॉलोइंग डेटा आपको प्रोवाइड करा गया है, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज, नॉर्मल यूसेज, रीऑर्डर क्वांटिटी एंड रीऑर्डर पीरियड, और आपको कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल्स, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। इस क्वेश्चन में आपको सारी लेवल्स को निकालना है, तो हम देख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन। फॉर्मूले आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा तो आपको सारे रिवाइज होके आप सीधे वैल्यूज़ पुट कर सकेंगे। रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला बताया था, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो वही आप लगाएंगे जो कि क्वेश्चन में सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं। आप 1 बाय 1 एक बार खुद से सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा आंसर्स को, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोल रेशोज़ की। सो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था कंट्रोल रेशोज़ में कि कौन कौन से रेशोज़ हमें पढ़ने हैं। एक है इन्वेंट्री रेशो, टर्नओवर रेशो, जो आपने जब रेशो एनालिसिस पढ़ा था तब भी पढ़ा होगा, जिसमें हम डिनोमिनेटर में तो क्या लिखते हैं, एवरेज इन्वेंट्री, मतलब कितनी जल्दी हम अपनी इन्वेंट्री को टर्न कर पा रहे हैं। मीन्स इन्वेंट्री जो हमारा गुड है हमने उसको फाइनल कस्टमर तक पहुंचा दिया है और उससे हमें पैसे रिकवर हो गए हैं, मतलब इन्वेंट्री को हम कितने टाइम में टर्न ओवर कर पा रहे हैं। बेसिकली सारे रेशोज़ टाइम्स में आते हैं और ऊपर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और रही बात एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला, जो कि रहता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। बात करते हैं इनपुट आउटपुट रेशो की, तो यहाँ पर आप इनपुट यूनिट्स, मतलब कितनी आपने इनपुट लगाया था यूनिट्स का और कितना आउटपुट बना है, इनपुट इन अपॉन आउटपुट इनटू 100, जो कि परसेंट में आएगा। ये रहते हैं दोनों रेशोज़। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना यूनिट 2 पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने हमारे मटेरियल कॉस्टिंग की सारी टेक्निक्स भी पढ़ चुके हैं एंड मटेरियल कंट्रोल की भी टेक्निक्स पढ़ ली। सबसे इम्पॉर्टेंट EOQ है, जिससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो आप फॉर्मूला 2 बार 3 बार अच्छे से देख लीजिएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व खुद से कर लीजिएगा। रही बात लेवल्स की, इनकी थ्योरी आ सकती है और सिलेक्टिव टेक्निक्स का भी आपको शॉर्ट में नोट में आपसे पूछा जा सकता है, ABC, FSN, HML एनालिसिस। सो ये रही हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने 2 पार्ट में यूनिट 2 कंप्लीट कर ली। यूनिट 1 का पार्ट 1 में ही हो गया था कंप्लीशन। अब हमें यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करनी है, जो कि लेबर कॉस्टिंग की है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लेबर कॉस्ट में क्या कुछ आता है, लेबर को पेमेंट किन किन मेथड से की जाती है, इंसेंटिव्स प्लान्स क्या क्या हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 4।
बट अभी भी अगर आपको डाउट आ रहा है कुछ भी इन टॉपिक से जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो डाउट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स, ताकि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस एक बार पेपर से पहले पूरा कंप्लीट हो जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।